नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद में। एनसीईआरटी सार से हम आपको क्लास करा रहे थे जिसमें हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था। हिस्ट्री में हमने प्राचीन भारत को समाप्त भी कर दिया और मध्यकालीन भारत में हम लोग प्रवेश कर गए थे। तो आज का जो टॉपिक है वह है गुलाम वंश। हम लोग सीक्वेंस में समस्त एनसीईआरटी सार को समाप्त करेंगे। पूरे एनसीईआरटी सार जो बुक है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ हम कवर करेंगे, क्योंकि देखिए लगभग सारे एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा रहा हूं और क्लास भी करा रहा हूं। तो आपको याद करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो देखेंगे और पीडीएफ देखेंगे तो आपको लगभग चीज़ें याद हो जाएगा, है ना। और आपको पता ही है कि चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, यूपी पुलिस हो या किसी भी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से प्रश्न आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है ना। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इन क्लासेस को आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, ऐसे करके हम लोग समाप्त करें। पहला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, गुलाम वंश पढ़ रहे हैं तो ये तो पहला प्रश्न बनेगा ही कि गुलाम वंश जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। चले दूसरा नंबर प्रश्न। चलिए, अच्छा, एक लड़के ने कमेंट किया है पिछले वीडियो में कि पहले आप खुद पढ़ लीजिए तब पढ़ाइएगा, आप में कमी दिखाई दे रही है। तो देखिए, आपका भी कहना सही है, क्योंकि जिस तरीके से मैं रिवीजन करा रहा था तो उसमें मैं चीज़ों को डिटेल में नहीं बता रहा था, क्योंकि उसको मैं रिवीजन के तौर पर ही आपको क्लास दे रहा था। अब डिटेल में आपको पढ़ना है तो जब मैं उसका स्पेशल पढ़ाया हूँ, जैसे मैं मौलिक अधिकार पढ़ाया हूँ या पॉलिटी का वीडियो पढ़ाया हूँ, तो उन वीडियोज़ को जा करके देखिए। अब जो रिवीजन क्लास होता है उसमें मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा तो एक ही क्वेश्चन में हम 10 मिनट ले लेंगे, तो आप आधे घंटे के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कर पाएंगे। अब 3 क्वेश्चन से आपका एग्जाम निकल पाएगा। तो किसी को तुरंत जज नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे बताएं तो आप ये नहीं जानते हैं, आप ऐसे बताएं तो आप ये नहीं जानते हैं। आप पहले चीज़ों को समझिए कि कैसे पढ़ा रहे हैं। जब रिवीजन वाला क्लास कराया जाता है तो उसमें जो क्वेश्चंस होता है थोड़ा इधर उधर का चीज़ बताया जाता है। अब ये नहीं कि रिवीजन हम करा रहे हैं और पूरा डिटेल में लगे बताने, तो 1 घंटा में 4-5 क्वेश्चन ही करा पाएंगे, उतना से आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो रिवीजन क्लासेस में कृपया ऐसा कमेंट ना करिए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो तमाम वीडियोस पढ़ा है, प्लेलिस्ट बना है, वहाँ जा करके पढ़िए, भरपेट पढ़िए, है ना। आधा घंटा में 2-4 पॉइंट ही समझाए हैं। तो ऐसे करके आप देखिए, फर्जी कमेंट ना किया करें, ठीक। चलिए, कमेंट वही करिए जो आपका फ़ायदा हो। ऐसे बेतुका कमेंट करने से क्या फ़ायदा जब आप हमारे बारे में जान ही नहीं रहे हैं, ऐसे बकवास किए जा रहे हैं। कोई मतलब, अपना भी समय बर्बाद और मेरा भी समय बर्बाद। तो इसलिए पहले देख लिया करें, उसके बाद कमेंट करें। चलिए, प्रश्न संख्या 2। अच्छा, इसका भी वही है। एनसीईआरटी सार जो है, बस ये किताब आप ना पढ़ें और यहाँ वीडियो देख करके वही किताब वाला चीज़ आपको मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को दे रहा हूँ। यहाँ भी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कहानी सुनाने के लिए मैं अलग से क्लास कराऊंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा प्राचीन भारत या मध्य भारत, या फिर मैं वीडियो बनाया हूँ प्राचीन भारत मध्य भारत का, सिंधु सभ्यता का वीडियो जा करके देखिए। जो वीडियो मैं दिया हूँ उसको देखिए, मैं कितनी डिटेल में कराया हूँ। तो ये सारे जो हैं वो केवल रिवीजन के तौर पर आप फटाफट देखेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप वनडे एग्ज़ाम के लिए, जो जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो रटने से बढ़िया है कि बस एक बार देखिए और एक बार पढ़िए। तो इस चीज़ के लिए मैं इन वीडियोस को ला रहा हूँ, समझ गए। वन लाइनर जो क्वेश्चन है इसलिए ला रहा हूँ, मैं इसमें समझा नहीं रहा हूँ। समझाने के लिए मैं अलग से क्लास कराता हूँ, जो देखिए जा करके हमारा पॉलिटी का, हिस्ट्री का वीडियो, तब आपको पता चलेगा, ठीक ना। खैर, चलिए, प्रश्न संख्या 2। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ किस स्थान पर हुआ? अभी आपने पढ़ा कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था 25 जून 1206 को। कब? 25 जून 1206 को। यही पूछा जा रहा है कि 1206 में
कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? तो आपको पता है लाहौर में हुआ। कहाँ में हुआ? लाहौर में। चलिए प्रश्न संख्या 3, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अच्छा देखिए ये प्रश्न कितना इजी हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? इजी हो गया। कैसे? क्योंकि भाई जब राज्याभिषेक आप लाहौर में कराए हैं तो संभवतः आपने राजधानी भी वहीं घोषित की होगी, और बात भी सही निकला। इन्होंने राजधानी कहाँ? लाहौर में घोषित की है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर लाहौर होता है। 4 नंबर प्रश्न, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की राज्य का जो संस्थापक है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक, गुलाम वंश का स्थापना इन्होंने ही किया, तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 5, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। इसने केवल मलिक और सिपह सलार की उपाधि से अपने आप को संतुष्ट किया। पूछता है कि गुलाम वंश का वह कौन सा शासक है जिसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, केवल मलिक और सिपह सलार पद से ही अपने आप को संतुष्ट रखा, है ना? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, यह भी ध्यान देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह लाखों का दान दे रहा था। क्या कर रहा था? लाखों का दान दे रहा था। बहुत उदार व्यक्ति था, इस वजह से इसकी उपाधि लाख बख्श भी रखा गया। क्या रखा गया? लाख बख्श। ये भी ध्यान दीजिएगा। इसे पील बख्श भी कहा जाता है। हाथियों को भी दान दे रहा था ये। तो पील बख्श या लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक। अत्यंत सुरीली आवाज में, ये बचपन से ही कुरान को बिल्कुल सुरीली आवाज में वो पढ़ता था। कुरान जब पढ़ता था तो अत्यंत सुरीली आवाज में पढ़ता था। इस वजह से ऐबक को कुरान ख्वा की उपाधि दी गई। अब पूछता है कि कुरान ख्वा की उपाधि किसे दी गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पील बख्श की उपाधि किसे दी गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों दिया गया? कुरान ख्वा की उपाधि इसलिए दिया गया क्योंकि ये अत्यंत सुरीली स्वर में ये कुरान पढ़ता था बचपन से ही। पील बख्श और लाख बख्श क्योंकि ये हाथियों को दान देता था और लाखों का दान देता था। मतलब कोई आया तो उसको लाखों रुपया दान, किसी को हाथी दान, इसलिए पील बख्श और लाख बख्श, ये दोनों याद रखिएगा। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है भारत के प्रथम मस्जिद है ये कुब्बत उल इस्लाम। इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि भारत की प्रथम मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया उसका नाम क्या था? तो बताएंगे कुब्बत उल इस्लाम। ओके, ध्यान दीजिए। 9 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर निर्माण प्रारंभ कराया। किस चीज़ का भाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, आपको पता है कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने कराया? शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, लेकिन बीच में ही इसका देहांत हो गया। फिर इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किसने कराया? तो इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा। किसके नाम पर? बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु आप अभी पढ़े कि 1206 में इसने अपना राज्याभिषेक कराया और 1210 में इसका मृत्यु हो गया है। चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई है। केवल 4 वर्ष ही इसने शासन किया, 1206 से 1210 तक। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई है। यह प्रश्न पूछता है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय हुई थी? तो वह पहला ही शासक था, गुलाम वंश का पहला ही शासक था जिसकी मृत्यु खेल खेल में हो गई, घोड़ा से गिरकर। ध्यान दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? अच्छा देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा तो ऐबक के बाद आराम शाह बना शासक।
आराम सा कुछ चंद समय के लिए बना, बहुत लंबा शासक नहीं है ये। आराम शाह को किसने हटा करके और गुलाम वंश पर अपना अधिकार किया? गुलाम वंश का ही शासक बना कौन? तो वही इल्तुतमिश, जो बाद में जाकर के कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाता है। चलिए, इल्तुतमिश से पूछता है कि यह भाई सुल्तान तो बना, और सुल्तान बनने से पहले यह कहाँ का सूबेदार था? तो यह बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का था? बदायूं का सूबेदार था, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो चंद समय में मर जाता है, आराम शाह भी कुछ कर नहीं पाता है। उसके बाद जो भी कार्य हुए हैं महत्वपूर्ण कार्य शुरुआती दौर के, तो इल्तुतमिश नहीं कराया है। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराना और भी तमाम कार्य है जो इल्तुतमिश नहीं कराया है। राजधानी भी परिवर्तन किया है, लाहौर था, अभी आपको पढ़ाए कि उसने अपना राज्याभिषेक लाहौर कराया और राजधानी लाहौर घोषित किया। इल्तुतमिश ने क्या किया कि राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया। इस वजह से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान वही है, प्रथम सुल्तान नहीं, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने कहाँ को अपनी राजधानी बनाई? अभी चर्चा किए हैं कि लाहौर से स्थानांतरण करके राजधानी इसने कहाँ लाया? दिल्ली। और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। तो इसने सुल्तान की उपाधि तो प्राप्त की, लेकिन अभी आपने पढ़ा कि ऐबक जो था वह सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया था? तो मलिक व सिपह सलार की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा था। लेकिन इल्तुतमिश को देख रहे हैं आप कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और किससे की? बगदाद के खलीफा से। उपाधि कौन देता था? बगदाद के खलीफा ही देते थे उपाधि। तो उससे ही ये मतलब ये प्रमाणिक सुल्तान बना, ये सीधा सा मतलब। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक दल बनाया था। इल्तुतमिश, देखिए इल्तुतमिश को इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने जो कार्य किया है अपने सीमा को मजबूत करने के लिए, अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए, उसमें से यह भी एक महत्वपूर्ण है। 40 सरदारों का एक दल गठन किया जिसे तुर्क-ए-चहलगानी कहा जाता था। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि तुर्क-ए-चहलगानी या तुर्क-ए-40 दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, यह भी ध्यान दीजिएगा। या पूछे कि तुर्क-ए-चहलगानी का संबंध किस वंश से है? तो बताएंगे गुलाम वंश से। इसका जो स्थापना है, तुर्क-ए-चहलगानी का गठन है, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था भी लागू किया है। तो प्रश्न बनता है कि किसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया? तो इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा, इक्ता शब्द है, यह भी प्रश्न उठा है। तो इक्ता अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, वर्ष 1936 में दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका। अच्छा, भारत की प्रथम महिला शासिका आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना हो, लेकिन अभी एग्जाम में आपसे पूछ दे कि भारत की अंतिम मुस्लिम शासिका, तो सोचेंगे अरे भाई पहला तो पढ़े थे, अंतिम तो पढ़े नहीं। पहला और आखिरी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का संबंध गुलाम वंश से है। इल्तुतमिश की पुत्री रही रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज बना शासक, जो एक अयोग्य शासक था। इसको हटा दिया गया और रजिया सुल्तान को शासक बना दिया गया। ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, ये इनका सीक्वेंस है। अभी आगे पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे। चलिए, रजिया सुल्तान, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात, यानी कि रजिया जब सुल्तान बन गई, पहले उसका नाम केवल रजिया था, वह जब गद्दी संभाल ली तो सुल्तान की उपाधि ली, तो उसका पूरा नाम हो गया रजिया सुल्तान। तो सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत जो उनके दरबार में था, उसको एक पद दिया था, अमीर-ए-आखुर का पद। तो पूछता है कि रजिया सुल्तान ने गुलाम याकूत को कौन सा पद दिया? तो अमीर-ए-आखुर। अमीर-ए-आखुर का पद संबंधित है घोड़ा से। ध्यान दीजिएगा,
रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने, रजिया सुल्तान के जो विद्रोही थे, जो विरोध कर रहे थे कि भाई महिला होकर के और ये गद्दी पर बैठेगी, बुर्का नहीं पहन रही है, तो विरोध करने लगे थे। तो जो अमीर थे वो विरोध करने लगे थे, तो रजिया की हत्या करवा दिए और हत्या करवा करके दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठाए? बहराम शाह को। शुरुआत से देखिए, ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह। नाम याद रखिएगा, ऐबक, आराम शाह पूरा नाम है, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान और बहराम शाह। ऐसे सीक्वेंस में याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि इनका जो कालक्रम है उनको सीक्वेंस में रखें। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम सीधा सा नायब ए मुमालिक पद पर किसे नियुक्त किया गया? सबसे पहले तो एतगीन को नियुक्त किया गया था, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया? तो देखिए, अभी आपने पढ़ा कि एतगीन सबसे पहले नियुक्त हुआ, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को भी इस पद पर नियुक्त किया है। अब आप कहेंगे कि सर बलबन बीच में कहाँ से आ गया? तो बलबन आया है, बलबन से पहले नसरुद्दीन महमूद भी बना है शासक। अब बलबन क्या किया है कि अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया, इसको अपना दामाद बना लिया और उसके बाद फिर खुद शासक भी बन गया ना, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, टोपी बनाता था, टोपी था तो राजा का दामाद, खुद भी शासक बना, लेकिन टोपी सीकर के जीवन निर्वाह करता था। चलिए, इसने ही, नसरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। तो पूछता है कि बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? तो बताएंगे नसरुद्दीन महमूद। चलिए, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्क ए चहलगानी, अभी हमने पढ़ाया था कि तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो आपको पता है कि चालीसा दल का जो गठन है वह इल्तुतमिश ने किया था। अब चालीसा दल का अंत किसने किया था? बढ़िया प्रश्न है, तो बताएंगे बलबन के द्वारा किया गया था इसका अंत। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति पालन करने वाला वह सुल्तान। तो यह बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है कि अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने। वह प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम सुल्तान भी बलबन है। उसने राजत्व को नियामते खुदाई ईश्वर द्वारा प्राप्त बताया है तथा राजा को बताया है कि जिल्ले इलाही का मतलब कि ईश्वर की छाया। राजा को बताया है कि यह पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है, ईश्वर कहीं और है और उसकी जो छाया है, जो शैडो है, वही राजा होता है। ये बताया किसने? बलबन ने। उसी को जिल्ले इलाही शब्द भी कहा गया है। और नियाबत खुदाई का मतलब कि ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है राजा का पद, और जो राजा होता है वह ईश्वर का ही छाया होता है, शैडो होता है। सिजदा एवं पैबोस लेट करके जो राजा होता था उसका पैर चूमना। पहले ये, अभी देखिए, इसको तो कुप्रथा ही कहा जाएगा। राजा का जाकर के पैर चूमना, सिजदा करना और दरबार में जाते ही और उसका पैर चूमना, यही है सिजदा और पैबोस। तो इस सिजदा और पैबोस को प्रारंभ किया था किसने? बलबन ने। सिजदा और पैबोस को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो बलबन था। अब अगर आपसे पूछे कि सिजदा पैबोस तो क्या है? सिजदा और पैबोस जाकर के पैर को चूमना, राजा को लेट करके जमीन पर सो जाना और उसके बाद पैर को चूमना राजा का, ये होता है, ठीक है ना। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए अर्ज नाम से सैन्य विभाग। अब पूछता है कि दीवान ए अर्ज का संबंध है सैन्य विभाग से, दीवान ए अर्ज की स्थापना तो बलबन, ये भी ध्यान दीजिएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स, या कहीं लिखता है शमसुद्दीन कैमूर्स, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए 31 नंबर और आज का आखिरी सवाल।
नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। अभी हमने बताया कि इतना शांत था कि वह टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। इसके लिए इसको एक नाम दिया गया था। इतिहासकार, एक सिराज इतिहासकार है, उसने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। तो पूछता है कि किसने नसरुद्दीन महमूद के भोलेपन को देखते हुए उसका जो है नाम दिल्ली का आदम सुल्तान दिया? तो सिराज ने दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गुलाम वंश, देखिए अब कहेंगे कि सर बहुत सारे प्रश्न इसमें छोड़ दिए, कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करेंगे। तो देखिए यह केवल एनसीईआरटी सार है। हम डिटेल में जब गुलाम वंश पढ़ाएंगे तब वहाँ पढ़िएगा, वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये बस एक रिवीजन का क्लास होता है। जो एनसीईआरटी सार बुक आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, या नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकर के किसी से, या सामर्थ्य नहीं है, या फिर पढ़ना टफ लग रहा है, तो उसके लिए आप वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से फटाफट अंदाज में कहीं भी देख करके आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो दिया जा रहा है, समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को देखें और पीडीएफ भी आप प्राप्त कर लेंगे।